दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार। संक्रमण के 19 लाख मामलों के साथ अमेरिका सबसे बुरी तरह प्रभावित। ब्राजील में 6,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अनलॉक 1 के तहत देश में आज से धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्यों को हिदायत दी गई है कि सभी धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले वहां सामाजिक दूरी के लिए जरूरी सभी गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। हालांकि कई राज्यों ने अभी कुछ दिन और धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कालकाजी मंदिर समेत कई मंदिर और गुरुद्वारे आज से तमाम एहतियातों के साथ खुल गए हैं। लोग सामाजिक दूरी के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में अनलॉक 1 के तहत शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। हालांकि शॉपिंग मॉल्स में जाते वक्त लोगों को केंद्र द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी सावधानियां बरतनी होंगी। और राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। पूरी सावधानी और नियमों का पालन करते हुए रेस्टोरेंट में ग्राहकों के बैठने का इंतजाम भी किया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी मंदिरों और गुरुद्वारों के दरवाजे भी आम लोगों के लिए आज से खोल दिए गए हैं। हालांकि वाराणसी में मंदिर आज से नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एक मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जमीन पर गोले बनाकर उनके खड़े होने की जगह तय कर दिए गए हैं और सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में भी आज सुबह से कई शहरों में धार्मिक स्थल खुल गए, जहां लोग पूरी सावधानी के साथ पहुंचकर ईश्वर की आराधना करने पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य में शॉपिंग मॉल्स भी आज से खुल गए हैं। वहीं दिल्ली की सीमाएं जो बॉर्डर्स हैं वो एक सप्ताह के बाद आज फिर से खोल दी गई। सीमाएं खुलने से दिल्ली से सटे राज्यों से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर खुलते ही बड़ी संख्या में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही देखने को मिली है। अब तक सिर्फ विशेष पास वाले लोग, सरकारी कर्मचारी और जरूरी सामान की सर्विस से जुड़े लोग ही आ और जा सकते थे। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अवध चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ संवाद कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। उनके लिए अभी हनी का हमने 10 गुना पैसा बढ़ाया है, ताकि हनी में हम बड़े प्रमाण पर काम कर रहे हैं। हनी का बिस्किट बना रहे हैं, हनी का आइसक्रीम बनाने की बात कर रहे हैं, चॉकलेट बन रहे हैं। तो हनी से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 20% बढ़ता है। खादी ग्रामोद्योग के ओर से हमने बहुत प्रयास किए हुए हैं। आपके यहाँ इटावे में वो चतुर्वेदी करके वो खादी बनाते, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते, एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अभी एक सोलर चरखा ला रहे हैं जो कम से कम 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का हमारा प्लान है। तो मेरी इच्छा है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्री ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल मार्च तक हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ था और अभी हमको 2 साल में वो 5 लाख करोड़ करना है। और इसीलिए ये इथेनॉल की बात मैंने आपसे की। केवल यूपी जो है वो मन में लाए तो 50,000 करोड़ का ये नया टर्नओवर, ये जो शुगर केन साइरप और इससे राइस से इथेनॉल बनाने कर कम से कम रोजगार भी क्रिएट होगा और 50,000 करोड़ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में बन सकती है। तो मेरा विश्वास है कि जो आज हमारी आवश्यकता है, जो हमारी इम्पोर्ट्स है, उसकी अल्टरनेटिव को ढूंढना, आवश्यकताओं को पूरी करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना और उसके साथ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना और रोजगार का निर्माण करना। और रोजगार का निर्माण ज़्यादातर एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया का उपयोग करके वहाँ ज़्यादा सीधा रोजगार कैसे निर्माण हो,
ताकि वहाँ के लोगों का माइग्रेशन ना हो। इसी प्रकार से हमें काम करना होगा। निश्चित रूप से आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग पूरा आपको सपोर्ट करेंगे और दिल्ली आएंगे तो इनकी जो बातें हैं इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। मैं इसको आज ही ऑफिस में भेज रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वक्त आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आइए सुनते हैं क्या कुछ है। Removing the civil population and neutralizing the terrorists without any damage to civil life or property remained there. There were 14 houses which were evacuated, and in the first light at around 7, we drew fire from the terrorists before we could give them any offer to surrender. And based on the swift redeployment, we were able to corner them into one place. They were neutralized while trying to escape from the area, and in 9 hours of grueling battle with them, they were neutralized successfully. There was no major damage to any civilian property or life which was caused in the area of Ribbon, while our troops risked themselves to effectively neutralize these terrorists. Last night again we received a specific input from Jammu and Kashmir Police. This was in the village of Pinjora near Shopian, with the presence of some notorious terrorists who were harassing the civilians, being present in a couple of houses there. These terrorists have been known to disrupt the normal life there, caused excesses on the civil population. They have been known to kill non-local labor, also abduct policemen, and involved in the harassment and certain injuries to truck drivers last year. The persecution of innocent civilians and was a routine for them. They were again used to using the normal civil population for giving an early warning to them, which was neutralized by the swift redeployment of our troops of 44 RR in the area, and in a 4-hour operation which began at 3 in the morning, they were neutralized. We neutralized 4 local terrorists in that area. This also led to recovery of some weapons and warlike stores in both these operations. With the neutralization of these 9 terrorists in this Ramdiara belt, we hope that the efforts to restore normalcy in this area will be fruitful, and the civilians will be able to lead their normal way of life in due course. Thank you. Yeah, thank you. Ladies and gentlemen, as the GOC has given the details of the operation, in fact last 10 days we had 3 major operations, and last couple of months we were getting various inputs with regard to targeting the security forces which are deployed on ground for law and order and enforcing the lockdown, snatching the weapons, then the threat of VBID. And I think these 3 operations which have been successfully conducted by the security forces, we have denied them their targeting the security forces on ground. The first operation was Pulwama, then the second operation yesterday, wherein 5 militants were killed. In fact, one of the militants, Oves, was involved in the recent attack on the SHO of Yaripura, and he had planned a series of attacks on the security forces around the Eid time to attack and snatch weapons, and then he was also involved in the kidnapping of policemen. It was quality input and well-coordinated efforts of all the security forces that resulted in successful operation without any collateral damage. The second part is containing the law and order and the crowd which usually gathered around the encounter site. So
as the corps commander has already said, that we are thankful to the general public that the parents and the people in the villages, they are able to, not allowing the youngsters to come out close to the encounter sites. Lastly, I would request all the people across the Kashmir Valley, अभी हम लोग जो है वो कोविड की जो परेशानी है उससे जूझ रहे हैं और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जो नंबर है वो अगर हम कल का नंबर देखें तो वो 600 से ज्यादा है और ये नंबर काफी तेज गति से बढ़ रहा है, जबकि लॉकडाउन भी है और लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत भी नहीं है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को इन जगहों पे इकट्ठा होने से मना करें, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना वायरस का है वो होने लगा है और उसी की वजह से नंबर जो है वो काफी बढ़ रहा है। तो हाल फिलहाल में जो एनकाउंटर्स हुए उसमें सभी जगह नौजवान जो है इकट्ठे हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव भी किया है। तो मैं दोनों बातों को लेकर उनको ये सलाह देना चाहूंगा, मैं अपील करना चाहूंगा कि वो एक तो सिक्योरिटी रिस्क भी है और दूसरा कोरोना का रिस्क है, उसमें उनको अपने आप को भी बचाना है और बाकी समाज के लोगों को भी बचाना है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ये कोरोना वायरस फिर उतनी ही तेज गति से पूरे समाज में फैलेगा, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूंगा कि सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने नौजवान बच्चों को ये बात समझाए कि कोरोना की जो लड़ाई है वो एक ऐसी लड़ाई है कि जिसमें हम सब लोग साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तभी उसको जीत पाएंगे और इस तरह से इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा होंगे तो फिर ये हम सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। धन्यवाद। Yeah, thank you, Rajesh, and thank you, Sen Gupta. Before I open up for questions, I thought I'll just make 2-3 small statements. One is that we will continue with our professional operations, in a manner that we cause minimum inconvenience to the public, both in terms of property as well as the human resource, the population in general. And our primary aim remains to bring in peace. If we are neutralizing somebody, it is with an intention that people can live without fear. They can go about their routine in a manner where their livelihood is not disturbed. That is our primary focus. And I would also appeal to the population not to get swayed by the misinformation that is coming from across Pakistan. This is very important. He is on a hyperdrive to bring in, false propaganda. If there is one person who is not happy with what is happening today in the valley in terms of peace, is Pakistan. So we need to fight that. And the people, the media houses which are standing in front of me, you have an important role to play. I would say even the 1.2 billion population, the 120 crore people also have a role to play in demolishing false narratives which are coming from Pakistan. While we are fighting on ground, we will definitely look forward to the cooperation of the Awam and the population in general, to spread the right message and demolish the false narratives. So with this, we will open up for questions. Yeah, let us give the lady the first opportunity. Raju, I would like to take two of the questions because both of them are interlinked. First is that how is the situation post Article 317 vary as far as the militancy and the militancy number is concerned? The other question is. तो देखिए, सेना की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 दिनों में अब तक कुल 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आज जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, सेना ने साफ तौर पर कहा कि आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जो है वो कम से कम 4 आतंकवादी आज मारे गए हैं और कल 5 आतंकवादी मारे गए, जिसमें कि एक हिजबुल मुजाहिदीन का स्वघोषित कमांडर भी था। तो कल 5 और आज 4, कुल मिलाकर 9 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, सेना की तरफ से ये कही गई कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है
उससे बचा जाए, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने नाम भी लिया कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की भ्रामक खबरें, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन है, वो तमाम चैनलों के जरिए पहुंचाई जाती है और उससे लोग फिर उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें गलत सूचना जाती है और फिर वो सड़कों पर निकल आते हैं। इसलिए सेना ने साफ तौर पर कहा लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अभी वैसे भी कोविड महामारी का माहौल है, आप एक साथ ना इकट्ठा हों, आप उनसे भी बचें और दूसरी बात, किसी भी भ्रामक खबरों से भी बचें। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन जो बड़ी खबर उस वक्त की ये कि कल और आज मिलाकर कुल 9 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। और आज की बात मैं करूं तो दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पिंजोरा इलाके में आज सूचना मिलने के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई और उसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया और कल 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़े कुछ दूसरी अहम खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियों का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के लोगों को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए वे ओडिशा के लोगों से संपर्क साधेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। अमित शाह ने कल बिहार के लिए पहली बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली संबोधित उन्होंने की थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत समुद्र सेतु अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान के बंदर अब्बास पहुंचा। ईरान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर INS शार्दुल जल्द ही वहां से भारत के लिए रवाना होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बीते महीने बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फन चक्रवात के समय भारतीय मौसम विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका की जमकर तारीफ की है। WMO के महासचिव की ओर से लिखे गए प्रशंसा पत्र में कहा गया है कि भारतीय मौसम विभाग ने अम्फन चक्रवात के बारे में बेहद सटीक पूर्वानुमान लगाया। WMO ने चक्रवात के दौरान IMD द्वारा जारी होने वाले बुलेटिन को बहुत ही उपयोगी बताया। पत्र में कहा गया कि ये एडवाइजरी बुलेटिन बांग्लादेश समेत संगठन के सभी सदस्य देशों के साथ साझा किए गए, जिससे चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकी। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मुंबई सहित महाराष्ट्र तट पर बारिश में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही बादल यहां छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश भी हो सकती है। वहीं कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 70 लाख से ज्यादा हो गया है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 1,10,000 के पार हो गई है और 19,40,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। वहीं ब्राजील में भी कोरोना वायरस के मामले थम नहीं रहे हैं। यहां अब तक 6,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए लगातार तारीफ पा रहे न्यूजीलैंड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड में 28 फरवरी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आखिरी मरीज को ऑकलैंड के मिडलमोर अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब न्यूजीलैंड की घोषणा करने की उम्मीद है कि वो सीमा नियंत्रण को छोड़कर सभी शेष सामाजिक दूरियों और आर्थिक प्रतिबंध हटा सकता है। और अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने जा रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण हो गया है। कल भी अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते नजर आए। विरोध प्रदर्शनों के 12वें दिन अमेरिका में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। वॉशिंगटन डीसी में अब तक की सबसे बड़ी रैली देखने को मिली, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शन देखने को मिले। रंगभेद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ये प्रदर्शन जॉर्ज फ्लॉयड
फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुए थे। रविवार को फ्लॉयड का पार्थिव शरीर उनके गृहनगर ह्यूस्टन लाया गया। आज लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।